हजारों साल पहले रेगिस्तान के बीच एक ऐसी सभ्यता ने जन्म लिया जिसने आसमान छूते पिरामिड बना दिए। यह था इजिप्टियन सिविलाइजेशन। लाखों पत्थरों से बने ये पिरामिड आज भी वैज्ञानिकों को हैरान करते हैं, क्योंकि बिना लोहे, बिना पहिए और बिना मशीनों के आखिर इन लोगों ने इतने भारी पत्थरों को कैसे खड़ा किया। और जब ये लोग इतने बड़े निर्माण कर सकते थे तो उनकी जिंदगी कैसी थी, वे क्या खाते थे, क्या पीते थे, और उनकी कुछ परंपराएं आज भी रहस्यमयी क्यों लगती हैं। और जब हाल ही में वैज्ञानिकों ने पिरामिड की गुप्त सुरंगों में रोबोट भेजा तो वहां जो देखा गया वह पूरी दुनिया को चौंकाने वाला था। इसलिए इजिप्टियन सभ्यता की खौफनाक प्रथाओं की जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, ऐसे वीडियो बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है सही जानकारी और अच्छी स्क्रिप्टिंग, जिसके लिए काफी रिसर्च करनी पड़ती है। लेकिन अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट्री इंडस्ट्रीज ने इसे आपके लिए बहुत आसान बना दिया है। बस नीचे दी गई वेबसाइट पर क्लिक करें, वहां आपको अनलिमिटेड स्क्रिप्ट्स मिल जाएंगी। अगर आप चाहें तो वहां मौजूद रिसर्चेबल टॉपिक्स भी देख सकते हैं, जैसे कि हाल ही में ईरान और अमेरिका युद्ध पर गहराई से रिसर्च की गई है, जहां से आप बिल्कुल फ्री में स्क्रिप्ट ले सकते हैं। तो जल्दी से नीचे दिए गए लिंक को डिस्क्रिप्शन में जरूर चेक करें। आज से लगभग 8000 साल पहले इंसान ने बीज बोना सीख लिया था। दुनिया के कुछ हिस्सों में लोग छोटी छोटी बस्तियां बनाकर रहने लगे थे, लेकिन हमारी धरती के एक बहुत बड़े हिस्से में कुदरत एक खौफनाक खेल रही थी। उत्तरी अफ्रीका का वो विशाल इलाका जिसे आज हम दुनिया का सबसे सूखा और जानलेवा रेगिस्तान सहारा कहते हैं, वो हमेशा से ऐसा नहीं था। साइंटिस्ट इस दौर को कहते हैं अफ्रीकन ह्यूमिड पीरियड। लगभग 11000 ईसा पूर्व से 5000 ईसा पूर्व तक, यानी पूरे 6000 साल तक सहारा एक बिल्कुल अलग दुनिया था। वहां मीलों तक फैले हरे भरे सवाना के जंगल थे, बड़ी बड़ी झीलें थीं। वहां घुमंतू शिकारियों के कई कबीले रहते थे। वो नेचर के साथ तालमेल बिठाकर जी रहे थे। वहां घुमंतू शिकारियों के कई कबीले रहते थे। वो नेचर के साथ तालमेल बिठाकर जी रहे थे। हमें इसका सबूत मिला है नब्ता प्लाया नाम की जगह से। आज यह मिस्र के दक्षिण में एक सूखा रेगिस्तान है, लेकिन 7000 ईसा पूर्व में यहाँ एक झील थी और उसके किनारे इंसानों ने पत्थरों का एक विशाल घेरा बनाया था जो सूर्य की चाल को ट्रैक करता था। यह दुनिया का सबसे पुराना स्टोन कैलेंडर है, यानी सहारा के लोग उन्नत थे, लेकिन फिर हवाओं ने अपना रुख बदल लिया। साइंटिस्ट्स के अनुसार लगभग 5500 ईसा पूर्व में धरती की धुरी में एक बेहद छोटा सा बदलाव आया, सिर्फ कुछ डिग्री का झुकाव, लेकिन उस छोटे से बदलाव ने पूरे अफ्रीका के मानसून को हमेशा के लिए खिसका दिया। देखते ही देखते वो हरी भरी दुनिया झुलसने लगी। सदियों पुरानी झीलें कीचड़ बनकर सूख गईं। पेड़ों की जगह तपती हुई रेत ने ले ली। अब उन घुमंतू कबीलों के पास कोई चारा नहीं था। पश्चिम के रेगिस्तानों से और पूर्व के बंजर इलाकों से प्यास और खौफ से भरे ये अलग अलग कबीले अपने बच्चों और बचे खुचे जानवरों को लेकर एक ही दिशा में धकेले जा रहे थे। वो एक ऐसी जगह की तलाश में मीलों तक उस तपती रेत में चलते रहे जहां बस एक घूंट पानी मिल जाए। इस जानलेवा माइग्रेशन में कमजोर लोग रेत में दफन हो गए, लेकिन जो लोग इस खौफनाक सफर को पार कर गए, उनकी आंखों ने आखिरकार क्षितिज पर एक ऐसा चमत्कार देखा जिसने इंसानियत का पूरा इतिहास पलट कर रख दिया। तपते हुए सुनहरे रेगिस्तान के बिल्कुल बीचों बीच उत्तर से दक्षिण तक चीरती हुई एक विशाल नीली और शांत लकीर बह रही थी। एक ऐसी नदी जिसका कोई अंत नहीं था, नील नदी। जब उन थके हारे घुमंतू शिकारियों ने उस ठंडे पानी को छुआ तो उन्हें लगा कि उनका सफर खत्म हो गया। उन्हें लगा कि उन्हें सिर्फ पीने का पानी मिल गया है। उन्हें नहीं पता था कि जिस नदी के किनारे उन्होंने आज अपनी थकावट मिटाई है, उसी के किनारे उनकी आने वाली पीढ़ियां वो विशाल पिरामिड खड़ी करेंगी, जिन्हें देखकर आज हजारों साल बाद भी इंसान का दिमाग सुन्न पड़ जाता है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल अब भी बाकी था। जो घुमंतू लोग कल तक सिर्फ शिकार करके अपना पेट भरते थे, जिनके पास न कोई बड़ी तकनीक थी न कोई दौलत, वही लोग आगे चलकर आसमान छूने वाले पिरामिड बनाने वाली सभ्यता कैसे बन गए। जब नील नदी हर साल उफान मारकर सब कुछ डुबो देती थी, तो इन लोगों ने इस बेकाबू पानी को काबू में लाकर खेती कैसे शुरू की।
उन घुमंतू लोगों का प्यास बुझ चुकी थी। उन्हें लगा कि अब बस इस नदी के किनारे शिकार करना है और आराम से जीना है। लेकिन वो एक बात नहीं जानते थे, ये नदी कोई साधारण नदी नहीं थी। हर साल एक तय मौसम में ये शांत नदी अचानक एक भयानक रूप ले लेती थी। इसका पानी उफनने लगता और देखते ही देखते किनारों की मीलों जमीन भयानक बाढ़ में डूब जाती। शुरुआत में इन शिकारियों को लगा कि यह कोई दैवीय प्रकोप है। वो डरकर अपनी जान बचाने के लिए ऊंचे पहाड़ों पर भाग जाते थे। लेकिन जब कुछ हफ्तों बाद वो पानी वापस उतरता तो वो अपने पीछे तबाही नहीं बल्कि एक ऐसा चमत्कार छोड़ जाता जिसने उन घुमंतू इंसान को इस भूमि पर रुकने का मजबूर किया। बाढ़ का पानी उतरने के बाद नदी के किनारे मीलों तक एक बेहद गाढ़ी, काली और गीली मिट्टी बिछ जाती थी। यह इथियोपिया के पहाड़ों से बहकर आई दुनिया की सबसे उपजाऊ खाद थी। इन्हीं कबीलों के लोगों ने एक जादुई चीज नोटिस की। जब उस काली मिट्टी पर जंगली घास, खासकर गेहूं और जौ के दाने गिरते तो कुछ ही दिनों में वहां से ताजे और सुनहरे पौधे फूट आते थे। हजारों सालों से जानवरों के पीछे भागने वाले इंसान के दिमाग में एक बिजली सी कौंधी। उसने सोचा, अगर हम इन बीजों को जानबूझकर इस काली मिट्टी में दबा दें तो क्या हमें कभी भूखा नहीं मरना पड़ेगा। और बस यहीं से इंसान ने नील नदी की उस मिट्टी में गेहूं और जौ के अपने पहले बीज बो दिए। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या थी। बाढ़ का पानी तो वापस नदी में चला जाता था और कुछ ही दिनों में वो गीली मिट्टी सूखकर पत्थर जैसी सख्त हो सकती थी। अगर मिट्टी सूख गई तो फसल जलकर खाक हो जाती। और यहीं पर उस आदिमानव ने एक ऐसा दिमाग लगाया जिसने उसे दुनिया का सबसे पहला इंजीनियर बना दिया। उसने समझ लिया था कि सिर्फ बीज बोना काफी नहीं है, उस पानी को खेतों तक रोकना पड़ेगा। इसलिए पत्थर और लकड़ियों के औजारों से इंसानों ने नील नदी से लेकर अपने खेतों तक जमीन खोदकर छोटी छोटी कैनाल बनानी शुरू कर दी। उन्होंने खेतों के चारों ओर मिट्टी की दीवारें बना दी ताकि जब बाढ़ आए तो उसका पानी इन गड्ढों और नालियों में भर जाए और बाढ़ उतरने के बाद भी उनके खेतों में हफ्तों तक पानी जमा रहे। इतिहास में पहली बार इंसान ने नेचर के पानी को अपने कंट्रोल में कर लिया था। लेकिन इस खेती ने इंसान की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। सिंचाई करके और बीज बोकर फसल को ठंड ही छोड़कर कहीं और भटका नहीं जा सकता था, उसकी रखवाली करनी पड़ती थी। यहीं से हमेशा भटकते रहने वाले आदिमानव के कदम रुक गए। खानाबदोश जिंदगी खत्म हो गई और नील नदी के किनारे सरकंडों और मिट्टी की पहली स्थायी झोपड़ियां बसने लगी। शिकारी अब किसान बन चुका था और खेती के साथ साथ उसने गाय, भेड़ और बकरियों को भी पालना शुरू कर दिया। कुछ ही सालों में इस एलिगेशन सिस्टम ने अपना असली रंग दिखाया। देखते ही देखते झोपड़ियों के बाहर अनाज के पहाड़ लग गए। इंसान ने पहली बार अपने पेट की जरूरत से कई गुना ज्यादा गेहूं और जौ पैदा कर लिया था। अब उस अनाज को सुरक्षित रखने के लिए जमीन के अंदर गहरे गड्ढे और मिट्टी के बड़े बड़े गोदाम बनाए गए। अनाज का यह भारी भंडारण इंसानियत के इतिहास की सबसे पहली दौलत थी। और जब पेट भरा हो और फ्यूचर के लिए अनाज सुरक्षित हो तो आबादी बहुत तेजी से बढ़ती है। जो कल तक सिर्फ कुछ झोपड़ियों का एक छोटा सा कबीला था, वो अब धीरे धीरे आपस में जुड़कर विशाल गांव और कस्बों में बदल रहा था। यही विशाल शहरों ने महान इजिप्टियन सभ्यता की नींव रखी। लेकिन जहां दौलत होती है वहां लालच जन्म लेता है। जब ये छोटे गांव विशाल शहरों में बदलने लगे तो सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन, अनाज के गोदामों और नील नदी के पानी पर कब्जा करने की होड़ मच गई। अब सवाल यह था, इन शहरों, खेतों और हजारों लोगों को आखिर नियंत्रित कौन करेगा? आखिर कैसे पैदा हुआ मिस्र का वह राजतंत्र जिसे दुनिया फराओं के नाम से जानती है? नील नदी की उस जादुई मिट्टी और इरिगेशन की तकनीक ने आदिमानव को अनाज के जिन गोदामों में सालों का गेहूं और जौ भरा था, उनकी महक अब सिर्फ उन गांव वालों तक सीमित नहीं थी। यह महक रेगिस्तान के उन खूंखार और भूखे कबीलों तक भी पहुंच रही थी जो अब भी शिकार के लिए दर-बदर भटक रहे थे। और फिर शुरू हुआ इंसानियत के इतिहास का सबसे पहला और सबसे खौफनाक लूटपाट का दौर। अंधेरी रातों में हथियारों से लैस खूंखार लुटेरे इन बस्तियों पर हमला करने लगे। अनाज लूट लिया जाता,
झोपड़ियां जला दी जाती और खौफ इतना बढ़ गया था कि किसानों को समझ आ गया, सिर्फ अनाज उगाना काफी नहीं है, उसे बचाना भी आना चाहिए। और इसी खौफ के बीच से नील नदी के किनारों पर जन्म हुआ दुनिया के पहले रूलर्स का। देखते ही देखते नील नदी के किनारों पर दुनिया के सबसे पहले और सबसे विशाल शहरों की नींव रखी जाने लगी। मेम्फिस, थीब्स और अबिदोस जैसे महान शहर आसमान छूने लगे थे। इन शहरों में जो सबसे ताकतवर इंसान था, जो दुश्मनों से कबीले को बचा सकता था, लोगों ने अपना अनाज और अपनी आजादी उसके हाथों में सौंप दी। लेकिन ये पूरी नील घाटी कोई एक देश नहीं थी। शुरुआत में ये दो अलग अलग ताकतों में बंटी हुई थी। दक्षिण का पहाड़ी इलाका जिसे अपर इजिप्ट कहा जाता था और उत्तर का मैदानी हिस्सा जिसे लोअर इजिप्ट कहते थे। फिर आज से लगभग 5000 साल पहले इतिहास में एक ऐसा महाबली शासक उभरा जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उसका नाम था नार्मर। राजा नार्मर ने अपनी ताकत से इन दोनों अलग अलग राज्यों को मिला दिया और दुनिया का सबसे पहला अखंड इजिप्टियन एम्पायर खड़ा कर दिया। हजारों लोगों की इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए इन शासकों ने दुनिया का सबसे अनोखा और पहला कानून बनाया। मिस्र के लोग इसे मात कहते थे। उन्होंने लोगों के दिमाग में यह बात बैठा दी कि अगर राज्य में जस्टिस और सिस्टम नहीं होगी तो पूरी दुनिया का संतुलन बिगड़। यह एक मास्टरमाइंड साइकोलॉजी थी और जब नियम बने तो टैक्स भी लगने लगा। किसानों को अपनी क्रॉप का एक हिस्सा राजा को देना पड़ता था। लेकिन इतने हजारों टन अनाज का हिसाब कैसे रखा जाए? इस हिसाब को रखने के लिए मिस्र के कुछ बेहद बुद्धिमान लोगों ने एक जादुई चीज का आविष्कार किया। उन्होंने जानवरों, पक्षियों और इंसानी आकृतियों को मिलाकर दुनिया की पहली लिखित भाषा बना दी, जिसे आज हम हायरोग्लिफिक्स कहते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है, ये इजिप्ट एम्पायर एंशिएंट दुनिया का सबसे ताकतवर और सबसे अमीर देश बना कैसे? इसका राज उनकी तलवारों में नहीं, बल्कि नील नदी की लहरों पर तैरता था। मिस्र के लोगों ने पैपिरस नाम के पौधे और लकड़ियों को जोड़कर दुनिया की सबसे विशाल और एडवांस नावें बना ली थी। नील नदी अब सिर्फ पानी पीने का जरिया नहीं थी, यह दुनिया का सबसे बिजी ट्रेड रूट बन चुकी थी। मिस्र के पास अपनी उपजाऊ जमीन से पैदा हुआ हजारों टन गेहूं, लिनन का बेहद मखमली कपड़ा और पैपिरस का खजाना था। वो इन नावों में अपना यह सामान लाद कर दूर दूर के देशों तक जाते और ट्रेड करते। बदले में वो क्या लाते थे? वो लेबनान के जंगलों से बेशकीमती देवदार की लकड़ी लाते, सिनाई के पहाड़ों से चमकता हुआ तांबा लाते, और सबसे बड़ी चीज, वो दक्षिण में नूबिया के खौफनाक रेगिस्तानों से टन भर गोल्ड लाते थे। इस व्यापार ने इजिप्ट को अथाह दौलत से भर दिया था। लेकिन ऐसा कौन सा धार्मिक विश्वास था जिसके कारण मिस्र के लोग अपने राजा के शरीर को हजारों साल तक सुरक्षित रखना चाहते थे? और कैसे यही विश्वास आगे चलकर दुनिया के सबसे बड़े अजूबों में से एक गीजा के पिरामिड की नींव बना? मिस्र के इन फराओ राजाओं ने दौलत, सेना और नील नदी पर अपना पूरा कब्जा जमा लिया था। जीते जी वो खुद को भगवान साबित कर चुके थे। उनके पास वो सब कुछ था जो एक इंसान सोच सकता है। लेकिन एक बहुत खौफनाक सच्चाई थी जिससे दुनिया का कोई भी फराओ राजा भाग नहीं सकता था, मौत। राजा बहुत अच्छी तरह जानता था कि जब वो बूढ़ा होगा, जब वो बीमारियों से तड़पेगा और जब उसकी सांसें रुकेंगी, तो आम जनता देखेगी कि यह राजा तो हमारी तरह ही मर गया। तो लोगों के दिलों से उसका खौफ खत्म हो जाएगा, और खौफ खत्म होते ही उसकी आने वाली पीढ़ियों के हाथ से यह विशाल एम्पायर और पॉलिटिक्स हमेशा के लिए छिन जाएगी। यहीं पर इजिप्ट के इन शासकों ने इंसानी दिमाग के साथ इतिहास का सबसे बड़ा और खौफनाक माइंड गेम खेला। उन्होंने मिस्र के धर्म और लोगों की आस्था को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। शासकों ने ऐलान किया कि जब एक आम इंसान मरता है तो वो हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन जब एक फराओ की आंखें बंद होती हैं तो वो मरता नहीं है। वो बस इस जमीनी शरीर को छोड़कर आसमान में अपने पिता सूरज देवता, जिसे उन लोग रा कहते थे, जिससे मिलने जाता है ताकि वो वहां से पूरी दुनिया को चला सके। शासकों ने जनता के दिलों में यह खौफ पैदा कर दिया कि अगर मरने के बाद फराओ का शरीर जमीन पर सुरक्षित नहीं रहा
अगर उसके शरीर को आम लोगों की तरह सिर्फ रेत में गाड़ दिया गया और वो सड़ गया, तो उसकी आत्मा उन तारों तक नहीं पहुंच पाएगी। और अगर राजा की आत्मा को शांति नहीं मिली, तो सूरज देवता नाराज हो जाएंगे, नील नदी सूख जाएगी और पूरा मिस्र तबाह हो जाएगा। और इसी खौफ के सहारे वह बिना किसी विरोध के पूरे साम्राज्य पर अपना शासन चलाता रहेगा। लोग डर के मारे खुशी खुशी राजा की सेवा करेंगे, बिना किसी लालच के राजा के लिए दिन रात पसीना बहाएंगे, क्योंकि उन्हें लगेगा कि वो किसी इंसान की गुलामी नहीं कर रहे, बल्कि अपनी दुनिया को तबाह होने से बचा रहे हैं। अब फराओ के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, राजा के शरीर को सड़ने और जंगली जानवरों से कैसे बचाया जाए। इसी खौफ ने मिस्र के लोगों ने विज्ञान के द्वारा एक ऐसा रहस्य सीखा जिसे आज हम मम्मीफिकेशन कहते हैं। लेकिन आखिर कैसे इस मम्मी प्रक्रिया ने एक इंसान के शरीर को हजारों साल तक लगभग वैसा ही सुरक्षित रखा, इस रहस्य को हम वीडियो के अंत में समझेंगे। लेकिन सिर्फ मम्मी बनाना काफी नहीं था। इस पवित्र और अमर शरीर को आम लोगों की कब्रों से दूर एक ऐसी अभेद्य तिजोरी में रखना था जिसे कोई इंसान, जानवर या समय भी न मिटा सके। यहीं से उन महान पिरामिडों के वैचारिक बीज पड़े। लेकिन उन शुरुआती पिरामिडों को बनाते समय ऐसी कौन सी बड़ी भूल हुई जिसने मिस्र के इंजीनियरों को सिखाया कि असली पिरामिड कैसे बनाना है। राजाओं के लाशों को सड़ने और जंगली जानवरों से बचाने के लिए इन शुरुआती राजाओं ने जमीन के नीचे गहरी कब्रें खोदनी शुरू की। उन कब्रों को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने उनके ऊपर मिट्टी की ईंटों का एक चौकोर और छपटा चबूतरा बनवाया। मिस्र के लोग इन चबूतरों को मस्तबा कहते थे, लेकिन यह मस्तबा कोई हमेशा टिकने वाली इमारतें नहीं थीं। तेज हवाएं और रेगिस्तान के तूफान समय के साथ इन मिट्टी के चबूतरों को मिटा रहे थे। और उससे भी बड़ा खौफ था लुटेरों का। खूंखार लुटेरे आसानी से इन ईंटों को तोड़कर अंदर घुस जाते और राजा का सोना और उसकी मम्मी लूट लेते। एल इजिप्टियन किंग को समझ आ गया था कि उन्हें पत्थरों की एक ऐसी स्ट्रक्चर चाहिए जिसे समय भी न मिटा सके। और तब इतिहास के पन्नों में एंट्री हुई पहले जीनियस इंजीनियर इम्होटेप। इजिप्टियन किंग जो सैर के लिए उसने मिट्टी को ठुकराकर पत्थरों को चुना। इम्होटेप ने एक चौकोर मस्तबा के ऊपर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे 6 भारी चबूतरे एक के ऊपर एक रख दिए। जब धूल छंटी तो इजिप्ट हैरान था। यह दुनिया का सबसे पहला पिरामिड था, द स्टेप पिरामिड। पहली बार साधारण इंसान ने जमीन पर खुद का एक आर्टिफिशियल पहाड़ खड़ा कर दिया था। लेकिन इंसान कभी संतुष्ट नहीं होता। दशकों बाद फराओ किंग स्नेफ्रू इजिप्ट एम्पायर पर शासन किया। उसने ठान लिया कि सीढ़ियों वाला नहीं, बल्कि चारों तरफ से बिल्कुल चिकना पिरामिड चाहिए। और उनकी आदेश से इंजीनियरों ने बड़े जोश में 54 डिग्री के तीखे ढलान पर भारी पत्थर उठाने शुरू किए। पर यहीं आदिमानव से इंजीनियर बने उन लोगों से एक भयानक गणितीय गलती हो गई। पत्थरों का वजन इतना बेतहाशा बढ़ा कि पिरामिड अंदर से झटकने लगा। नतीजा, पिरामिड बीच से ही मुड़ गया। इसे बेंट पिरामिड कहा गया। यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग फेलियर था। लेकिन किंग स्नेफ्रू ने हार नहीं मानी। इन इजिप्टियन इंजीनियरों ने अपनी गलतियों से सीखा और एक नया सटीक गणित लगाया गया। सालों के खून पसीने के बाद लाल पत्थरों से एक नई इमारत खड़ी हुई। इसमें कोई सीढ़ियां या झुकाव नहीं था। यह था ह्यूमन हिस्ट्री का पहला बिल्कुल परफेक्ट और सफल चिकना पिरामिड, द रेड पिरामिड। समय बीतने के साथ जब फराओ खुफू गद्दी पर बैठा तो उसके मन में एक बेहद विशाल पिरामिड के निर्माण का विचार आया। बिना लोहे के, बिना पहिए के और बिना किसी आधुनिक मशीन के आखिर मिस्र के इंजीनियरों ने दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा ग्रेट पिरामिड ओन ऑफ गीजा कैसे खड़ा किया। इजिप्ट के तख्त पर फराओ खुफू के बैठते ही उसने तय किया कि उसका पिरामिड अब तक बने सभी पिरामिडों से विशाल होगा। इतने भारी पिरामिड के लिए एक मजबूत आधार चाहिए था। इसलिए उसके इंजीनियरों ने नील नदी के पश्चिमी किनारे पर गीजा के चट्टानी पठार को चुना। यह जगह इसलिए भी चुनी गई थी क्योंकि मिस्र के लोग मानते थे कि जहां सूरज डूबता है वहीं से मृतकों की रहस्यमयी दुनिया शुरू होती है। गीजा के इस मैदान पर जिस अजूबे की नींव रखी गई उसकी भव्यता इंसानी सोच से बहुत परे थी। यह ग्रेट पिरामिड 481 फीट ऊंचा था।
यानी आज की लगभग 50 मंजिला इमारत के बराबर। और इसे बनाने के लिए कोई 100 या 1000 नहीं, बल्कि 23 लाख विशाल पत्थरों की जरूरत थी। उस दौर की इंजीनियरिंग के लिए यह एक इम्पॉसिबल जैसे चुनौती थी। जरा सोचिए, उन इंसानों के पास न तो कोई लोहे के औजार थे, न पहिए का आविष्कार हुआ था, तो फिर बिना मशीनों के यह चमत्कार हुआ कैसे? पिरामिड का अंदरूनी ढांचा बनाने के लिए पीले पत्थर गीजा के पठार से ही काटे गए, लेकिन पिरामिड को बाहर से शीशे की तरह चमकदार बनाने के लिए व्हाइट लाइमस्टोन चाहिए था, जो नील नदी के पार तूरा की खदानों में मिलता था। और राजा के किंग्स चैम्बर को बनाने के लिए बेहद सख्त रेड ग्रेनाइट पत्थर की जरूरत थी, जो गीजा से 800 किलोमीटर दूर असवान शहर में था। लेकिन 50-50 टन के पत्थर 800 किलोमीटर दूर से गीजा तक कैसे आए? इसके लिए इजिप्टियन इंजीनियरों ने नेचर की सबसे बड़ी ताकत नील नदी की बाढ़ का इस्तेमाल किया। जब नदी अपने उफान पर होती, तब देवदार की लकड़ियों से बनी विशाल नावों पर इन भारी पत्थरों को लादकर सीधा गीजा के पठार के बिल्कुल करीब तक लाया जाता था। इसके बाद शुरू होता था मजदूरों के खून पसीने का असली संघर्ष। ये मजदूर कोई गुलाम नहीं थे, बल्कि मिस्र के वो किसान और कुशल कारीगर थे। इन लाखों मजदूरों ने उन भारी पत्थरों को लकड़ी के स्लेज पर रखा। रेगिस्तान की रेत पर फ्रिक्शन को कम करने के लिए स्लेज के आगे लगातार पानी डाला जाता था, जिससे पत्थर आसानी से फिसल सके। फिर मिट्टी और ईंटों के विशाल रैंप बनाकर इंसानी ताकत से उन पत्थरों को पिरामिड साइट की तरफ खींचा गया। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात इन पत्थरों का वजन नहीं, बल्कि पिरामिड की ज्यामिति और सटीकता थी। 23 लाख पत्थरों को बिना किसी कंपास या आधुनिक मशीन के बिल्कुल सटीक उत्तर दिशा की ओर रखा गया था। इसके बेस का लेवल इतना परफेक्ट था कि उसके चारों कोनों में 1 इंच का भी फर्क नहीं था। 2 पत्थरों के बीच का जोड़ इतना बारीक था कि आज का एक ब्लेड भी उनके बीच नहीं घुस सकता। यह उस इजिप्टियन इंजीनियरों के दिमाग का सबसे बड़ा गणितीय चमत्कार था। सालों की मेहनत के बाद जब 23 लाख पत्थरों का यह ग्रेट पिरामिड बनकर तैयार हुआ, तो फराओ के मरने के बाद उसके शव को मम्मी बनाकर अपार खजाने के साथ पिरामिड के सबसे सीक्रेट अंधेरे कमरे में दफना दिया गया। बाहर से इस पहाड़ को भारी पत्थरों से हमेशा के लिए सील कर दिया गया। खुफू ने अपनी मौत को सुरक्षित कर लिया था, लेकिन क्या खुफू का यह खौफनाक मास्टर प्लान सच में कामयाब हुआ? जब हजारों साल बाद आज के खोजकर्ताओं ने इस अभेद्य ग्रेट पिरामिड का दरवाजा तोड़ा, तो उस अंधेरे किंग चेंबर के अंदर उन्हें क्या मिला? महान गीजा का पिरामिड अब बाहर से पूरी तरह सील हो चुका था। 23 लाख पत्थरों के इस अभेद्य पहाड़ के अंदर गहरी अंधेरा और एक खौफनाक सन्नाटा था। लेकिन इस पहाड़ के अंदर आखिर था क्या? अगर आप उस समय इस पिरामिड के अंदर जाते, तो आपको एक भूल भुलैया नजर आती। अंदर जाने के लिए बेहद संकरे और ढलान वाले सीक्रेट पैसेजेस बनाए गए थे। लुटेरों को चकमा देने के लिए कई नकली दरवाजे और खौफनाक जाल बिछाए गए थे। और इस भूल भुलैया के बिल्कुल बीचों बीच भारी ग्रेनाइट पत्थरों से बना था द किंग चेंबर। यहीं पर फराओ की शरीर को हमेशा के लिए सुरक्षित रखा जाना था। लेकिन सिर्फ पत्थरों की दीवारें शरीर को सड़ने से नहीं बचा सकती थीं। इसके लिए मिस्र के पुजारियों ने राजा के शरीर को मम्मी में बदला जाता। तो आखिर यह मम्मी क्या था? चलिए जानते। राजा के मरने के बाद सबसे पहले उसके दिमाग को एक लोहे नाक के रास्ते बाहर खींच लिया जाता था। फिर उसके पेट, सारे अंदरूनी अंग जैसे लिवर, आंत, क्योंकि ये सबसे पहले सड़ते हैं। सिर्फ दिल को शरीर के अंदर छोड़ा जाता था, क्योंकि उनका मानना था कि इंसान की आत्मा और दिमाग उसके दिल में ही बसते हैं। इसके बाद उस खाली शरीर को एक खास नमक में 40 दिनों तक सुखाया जाता, ताकि शरीर की सारी नमी खत्म हो जाए। और अंत में देवदार के तेल और रेजिन का लेप लगाकर उसे हजारों मीटर लंबी सूती पट्टियों में कसकर लपेट दिया जाता था। राजा अब एक मम्मी बन चुका था। इस मम्मी को एक के अंदर एक सोने के कई ताबूतों में रखा जाता था, और उस दफन कक्ष को जमीन से लेकर छत तक बेशुमार सोने, कीमती पत्थरों, रथों, हथियारों और ऐसे खजाने से भर दिया जाता था जिसकी कीमत का अंदाजा लगाना आज भी नामुमकिन है। फराओ को लगता था कि यह सारा खजाना मृत्यु के बाद की दुनिया में उसके काम आएगा। लेकिन राजाओं ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी।
उन्होंने अपना खजाना बचाने के लिए पहाड़ जितने बड़े पिरामिड तो बना दिए, लेकिन यही पिरामिड लुटेरों के लिए एक बहुत बड़े साइन बोर्ड बन गए। जैसे ही फराओ का शासन कमजोर पड़ा, खूंखार लुटेरों ने पिरामिडों के भारी दरवाजे तोड़ दिए। उन्होंने मम्मी को फाड़ डाला और अंदर रखा हजारों किलो सोना लूट लिया। ग्रेट पिरामिड सहित मिस्र के लगभग सभी पिरामिड प्राचीन काल में ही बुरी तरह लूट लिए गए थे। जब बाद में आने वाले नए फराओ राजाओं ने यह तबाही देखी तो उनकी रूह कांप गई। उन्हें समझ आ गया कि पिरामिड अब सुरक्षित नहीं है, इसलिए उन्होंने पिरामिड बनाना हमेशा के लिए बंद कर दिया। अब उन्होंने जमीन के नीचे पहाड़ों के बीच एक बेहद सुनसान और गुप्त घाटी में छिपानी शुरू कर दी। इस जगह को इतिहास में वैली ओन ऑफ किंग्स कहा गया। इन्हीं गुप्त कब्रों में दफन था मिस्र का एक बेहद कमजोर और युवा राजा तूतन खामुन का कब्र। तूतन खामुन सिर्फ 19 साल की उम्र में मर गया था। उसकी मौत के बाद पुजारियों ने जल्दबाजी में उसकी मम्मी को इस गुप्त घाटी की एक छोटी सी कब्र में दफना दिया और उसके ऊपर मिट्टी और पत्थर डाल दिए ताकि किसी को उसकी भनक न लगे। हजारों सालों तक वो कब्र उसी अंधेरे में दफन रही। मिस्र के बड़े बड़े राजाओं की कब्रें लुटती रहीं, लेकिन तूतन खामुन की उस छिपी हुई कब्र तक कोई नहीं पहुंच सका। फिर आया साल 1922। एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हॉवर्ड कार्टर कई सालों से इस घाटी की खुदाई कर रहा था। सब कह चुके थे कि यहां कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन एक दिन कार्टर के मजदूरों को रेत के नीचे एक छिपी हुई सीढ़ी मिली। जब कार्टर ने उस 3000 साल पुराने सील बंद दरवाजे में एक छोटा सा छेद किया और मोमबत्ती की रोशनी में अंदर झांका, तो उसके पीछे खड़े लोगों ने पूछा, क्या तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? कार्टर के मुंह से सिर्फ एक ही आवाज निकली, हां, अद्भुत चीजें, सिर्फ सोना ही सोना। जब उस कब्र को पूरी तरह खोला गया तो दुनिया की आंखें चौंधियां गईं। उस एक छोटी सी कब्र के अंदर लगभग 5000 बेशकीमती वस्तुएं ठूंस ठूंस कर भरी हुई थीं। सोने के रथ, सोने के सिंहासन, जादुई हथियार और सबसे खौफनाक राजा तूतन खामुन की मम्मी, जिसके चेहरे पर 10 किलो शुद्ध सोने का एक चमकता हुआ मुखौटा रखा था। यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे सुरक्षित आर्कियोलॉजिकल खोज थी। यह कोई कहानी नहीं, बल्कि आज यह सारा खजाना मिस्र के म्यूजियम में रखा है। लेकिन तूतन खामुन का खजाना तो एक गुप्त घाटी में मिला था। तो फिर गीजा के उस विशाल ग्रेट पिरामिड के अंदर क्या था? क्या इतने बड़े 23 लाख पत्थरों का पहाड़ सिर्फ एक लाश छिपाने के लिए बनाया गया था, या इसके पीछे कोई और रहस्य छिपा है? और जब हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक रोबोट को पिरामिड की उन संकरी सुरंगों में भेजा जहां इंसान नहीं जा सकता, तो उन्हें वहां ऐसा क्या मिला जिसने इस रहस्य को और गहरा कर दिया? जब वैज्ञानिकों ने गीजा के द ग्रेट पिरामिड के सीक्रेट कमरों को खोला तो उन्हें वहां कोई मम्मी नहीं मिली, कोई खजाना नहीं मिला, दीवारों पर कोई चित्र या हायरोग्लिफिक्स तक नहीं थे। सब कुछ बिल्कुल खाली और वीरान था। तो क्या इजिप्ट के उन किंग्स ने 50-50 टन के लाखों पत्थर सिर्फ एक खाली कमरा बनाने के लिए खींचे थे? यहीं से जन्म होता है इतिहास की सबसे बड़ी डिबेट का। आज के मॉडर्न साइंस को शक होने लगा कि शायद द ग्रेट पिरामिड कभी कोई कब्र था ही नहीं, इसका मकसद कुछ और ही था। जरा इस पिरामिड की एग्जैक्ट ज्योमेट्री को देखिए। 4500 साल पहले, जब इंसान के पास दिशा नापने के लिए कोई कंपास नहीं था, कोई सैटेलाइट नहीं था, तब उस इजिप्टियन ने इस 13 एकड़ में फैले विशाल पिरामिड को बिल्कुल सटीक नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ कैसे अलाइन कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य तो आसमान में छिपा था। सन 1980 के दशक में कुछ साइंटिस्टों ने आसमान के तारों का एक नक्शा जमीन पर रखा, और जब उन्होंने गीजा के तीनों पिरामिडों को देखा तो उनके होश उड़ गए। गीजा की ये तीनों पिरामिड आसमान में मौजूद ओरियन बेल्ट्स के 3 तारों के साथ बिल्कुल एक सीधी लाइन में जुड़े हुए थे। तारों की चमक के हिसाब से ही पिरामिडों का आकार भी छोटा बड़ा था। साइंटिस्ट ने इसे ओरियन कोरिलेशन थ्योरी का नाम दिया। मिस्र के लोग मानते थे कि ओरियन तारामंडल में मृत्यु के देवता ओसिरिस रहते हैं। इजिप्टियन ने जमीन पर तारों का एक सटीक नक्शा बना दिया था, लेकिन बिना किसी दूरबीन और एडवांस कैलकुलेशन के ये संभव कैसे हुआ? इसी इम्पॉसिबल और सटीक गणित को देखकर आज भी दुनिया के कई बड़े साइंटिस्टों और विचारकों का यह मानना है कि इजिप्टियन लोग यह काम अकेले नहीं कर सकता था,
पिरामिड बनाने में किसी बाहरी शक्ति या एलियंस ने मदद की होगी, या फिर उस समय कोई बहुत उन्नत सभ्यता मौजूद थी। इसी से जुड़ी एक और थ्योरी है, एनर्जी थ्योरी। इसके अनुसार ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा सिर्फ एक कब्र नहीं, बल्कि एनर्जी से जुड़ी कोई संरचना भी हो सकता था, क्योंकि इसके अंदर लाल ग्रेनाइट और बाहर सफेद चूना पत्थर का इस्तेमाल हुआ था। लेकिन इतिहासकारों और वैज्ञानिकों को अब तक ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला कि पिरामिड बिजली बनाने वाला कोई पावर प्लांट था या मिस्र के लोग उस समय बिजली का इस्तेमाल करते थे। इन सभी रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए मॉडर्न साइंस ने अपनी सबसे एडवांस तकनीक का सहारा लिया। ग्रेट पिरामिड के क्वींस चेंबर में 2 बेहद छोटी और मिस्टीरियस सुरंगें हैं। ये सुरंगें सिर्फ 8 इंच चौड़ी हैं, जहां कोई इंसान नहीं जा सकता। सालों तक कोई नहीं जानता था कि ये सुरंगें पिरामिड के अंदर कहां जाती हैं। इसलिए 2015 में इंटरनेशनल साइंटिस्ट ने स्कैन पिरामिड्स प्रोजेक्ट के तहत वैज्ञानिकों ने इन अंधेरी सुरंगों में कैमरे लगे हुए छोटे छोटे रोबोट्स को अंदर भेजा। पूरी दुनिया की नजरें उस रोबोट के कैमरे पर टिकी थीं। वह रोबोट धीरे धीरे उस 4500 साल पुरानी अंधेरी सुरंग में ऊपर चढ़ने लगा। 200 फीट अंदर जाने के बाद रोबोट अचानक रुक गया। उसके कैमरे ने देखा कि रास्ता बंद है। सामने पत्थर का एक मिस्टीरियस दरवाजा था, जिस पर कॉपर के 2 पिन लगे हुए थे। जब साइंटिस्ट ने एक बारीक ड्रिल मशीन से उस दरवाजे में छेद किया और उसके अंदर एंडोस्कोपिक कैमरा डाला, तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। उस दरवाजे के पीछे कोई खुली जगह नहीं थी, बल्कि उसके पीछे एक और दूसरा मिस्टीरियस दरवाजा मौजूद था। पिरामिड के अंदर की यह भूल भुलैया आज भी पूरी तरह से नहीं सुलझ पाई है। मॉडर्न स्कैनिंग से यह भी पता चला है कि पिरामिड के बिल्कुल बीचों बीच एक बहुत बड़ा खाली स्थान मौजूद है, जहां आज तक कोई इंसान नहीं पहुंच सका है। इन दरवाजों के पीछे क्या है? क्या वहां कोई खजाना है, एलियंस का कोई सुराग है, या फिर कोई ऐसी तकनीक जो दुनिया का इतिहास बदल सकती है? ये राज शायद हमेशा के लिए इस पत्थर के पहाड़ में ही दफन रहेगा। लेकिन एक बात तो बिल्कुल सच है, चाहे आप इसे इजिप्टियन का चमत्कार माने या फिर उस खूंखार फराओ का खौफ, ये ग्रेट गीजा पिरामिड सचमुच आज भी दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा और इंसानी दिमाग का सबसे बड़ा जादू है। इंसानियत का यह सफर सिर्फ मिस्र तक नहीं रुका था। दुनिया के दूसरे कोने में एक और ऐसी खौफनाक सभ्यता पनप रही थी, जिसने जंगलों के बीचों बीच ऐसे ही रहस्यमयी और एडवांस्ड पिरामिड खड़े कर दिए थे। अगर आप उस खूंखार माया सभ्यता के विशाल पिरामिडों और उनके खौफनाक रहस्यों की पूरी डॉक्यूमेंट्री देखना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पर आ रहे इस वीडियो पर अभी क्लिक करें।